और आज हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं। लेकर के देश के सर्वांगीण विकास आदरणीय श्री पवन सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। धन्यवाद रोहित जी, पहले एक बार बहुत अच्छे से बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होता है, बड़ा देश होता है, बड़ा हृदय होता है। प्रथम आगमन हुआ है तो मैं एक बात चाहूंगा कि आप इसे आगामी लोकसभा चुनाव में हर वर्ग को अपने पाले में लाने लुभाने के लिए भाजपा की रणनीति का हिस्सा माने या कुछ और। बहरहाल गुरुवार को अमृतकाल बजट संगोष्ठी में इस वर्ष मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की खूबियां गिनाई गई। अमृतकाल के इस अंतरिम बजट को सर्वव्यापी बताते हुए प्रत्येक वर्ग और समुदाय के लिए उपयोगी बजट बताया गया। सीतापुर शहर के पंजाबी धर्मशाला में आयोजित अमृतकाल बजट संगोष्ठी का शुभारंभ सीतापुर जनपद के प्रभारी और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मयंकेश्वर शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज G20 जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। उन्होंने बजट में व्यापारियों के लिए प्रदान की गई राहत का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को अब टैक्स से भी राहत मिल गई। सरकार ने इस बजट सत्र में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिए हैं, जिससे छोटे व्यापारी अब कर की सीमा से छूट जाएंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में 21 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिससे अब प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। साथ ही युवाओं को अब रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। जनपद प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीतापुर तो वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने खुद प्रकट होके और महाराज मनु और शत्रुपा को यह आशीर्वाद दिया था कि उनके यहाँ पे वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होंगे। तो अगर देखा जाए तो भगवान राम का प्रकट होना सीतापुर की धरती पे ही तय हुआ, नैमिष की धरती पे ही तय हुआ। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद न जाने कितने लोगों के बलिदान के बाद दसियों पीढ़ियों की जो हम लोगों की कल्पना थी वो कल्पना अब साकार हो रही है और अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य और विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है। 2024 जनवरी माह में बन के तैयार हो जाने की उसकी पूरी संभावना है। हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझें कि हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। बजट में अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत चीजें बताई। मैं सभी कार्यकर्ता वर्गों के लिए और हमारा जो विपक्ष है वो 4-5 चीजें इस बजट के बारे में कह रहा है। सबसे पहले तो चाहे कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी हो या बसपा के हो, वहां मंत्री हो, सीधे सीधे आप देखिए मीडिया में अगर कोई बोलता है कहते इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं। अब मेरी समझ में आता है कि उनको कैसे समझाया जाए। 80 करोड़ लोगों को, भारत में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगले 1 साल के लिए फिर से फ्री में अनाज दिया जाएगा। ये इस बजट में है। अभी 80 करोड़ लोग कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। आधी आबादी हमारी लगभग महिलाएं हैं और भारत में एक हमारी महिलाओं की संस्कृति भी रही है कि पैसा जो है वो जमा करना। अभी बताया भी कि नोटबंदी के समय
भारत में यानी कितनी महिलाओं के पास कितना कितना पैसा बरामद हुआ होगा। 2 लाख रुपए तक का बैंक में पैसा जमा करने पर 7.5% ब्याज सरकार देगी, ये घोषणा इस बजट में हुई है। और महिला का मतलब केवल 5 साल की बच्ची के नाम आप जमा करना चाहें, 10 साल की बच्ची के नाम जमा करना चाहें, 15 साल की बच्ची के साथ आप जमा करना चाहें, 7.5% ब्याज मिलेगा। अभी आधी आबादी के लिए हो गया, अभी समझ में नहीं आता है काहे चिल्ला रहे, किसी के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर हैं, अभी तक उनको रिटायर होने पे जो पीएफ या फंड वगैरह जो मिलता है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसकी सीमा 4.5 लाख रुपए थी व्यक्तिगत जमा करने की, वो सीमा बढ़ा के 9 लाख रुपए कर दी गई है। हमारे सीनियर सिटीजन को उससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब खाली सीधे सीधे बोल देना है कि किसी के लिए कुछ नहीं। इनकम टैक्स के बारे में भी हमारे आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी ने बताया, इसमें 2 तरह के इनकम टैक्स के रेजीम बना दी गई है, एक पुरानी रेजीम, एक नई रेजीम। नए रेजीम में 7 लाख रुपए तक का एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता है। पुरानी रेजीम में 6 स्लैब थे, 6 स्लैब को 5 स्लैब में कर दिया गया है और सबसे नीचे वाला जो स्लैब है वो मात्र 5% पे है और उसमें किसी भी तरह की कटौती, जो बाकी जो आपने कटौती बनाई थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। और ये हर व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअल वो जिस उसमें जाना चाहता है उसमें जा सकता है, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं। किसानों के लिए एक विशेष निधि बनाई गई है और लगभग 18 करोड़ किसानों को, जो हम लोग 6,000 रुपए प्रति किसान सम्मान निधि देते थे, वो उसी प्रकार से चलेगी। लगभग 18 करोड़ किसानों को पूरे भारत में 6,000 रुपए प्रति वर्ष ये दिया जा रहा है और वो लागू है। अब पक्ष के लोग कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिला, तो हमें समझ नहीं आता है 18 करोड़ किसान हिंदुस्तान के लिए। पर्यटन के लिए पिछली बार से लगभग 37% बजट बढ़ाया गया है। पर्यटन में बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे विपक्ष के लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे जब वाराणसी से क्रूज चला, 13 जनवरी को क्रूज वो शुरू हुआ था और सब लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि इस क्रूज में कौन जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बिना वजह का। आपको मैं जानकारी दे दूं, ये 51 दिन का क्रूज है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये 51 दिन में जाएगा। विभिन्न शहरों से होते हुए, धार्मिक स्थलों से होते हुए, रुक रुक के अपना सब जगहों पे घुमाते हुए 13 तारीख को ये क्रूज शुरू हुआ और 13 तारीख को 5 बजे तक आपको मालूम है इस क्रूज की बुकिंग कितनी हो गई? अगले 2 साल तक की बुकिंग हो गई है उसी दिन, एक दिन में। अब जो शहर उसके बीच में पड़ेंगे, आप सोचिए उन सबको इस पर्यटन से कितना फायदा मिल रहा है। और धार्मिक पर्यटन से चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और चाहे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जितने भी धार्मिक स्थल आप लोग देखिए, आप चाहे उज्जैन देख लीजिए, चाहे काशी देख लीजिए, विंध्यवासिनी माता का देख लीजिए, अयोध्या में, अयोध्या का तो बिल्कुल कायाकल्प पूरी तरीके से होते ही जा रहा है। इन सब से कितना धार्मिक पर्यटन से कितना लोगों को फायदा होने वाला है, अब ये विपक्षियों के लोगों को कौन समझाए। पिछला जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में लगभग 24 करोड़ लोग प्रयागराज में पिछली बार आए थे और इस बार जो 2024 में कुंभ होने जा रहा है उसमें हम लोगों का अंदाजा है कि लगभग 48 करोड़ लोग कुंभ के मेले में
स्नान करने आएंगे, प्रयागराज आएंगे। अब इससे आप सोचिए, पर्यटन से देश, आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो राजस्थान कितना पिछड़ा था, लेकिन जो वहां के सरकारों ने जो पर्यटन की तरफ बढ़ावा दिया, आज पर्यटन से राजस्थान कहां से कहां पहुंच गया। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की भी जो कल्पना है पर्यटन से पूरे भारत में जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा दे दूं। एक 14 से 17 दिसंबर तक, इसी 2023 दिसंबर में ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये अपना सम्मेलन कर रही है। 3 दिन का सम्मेलन लखनऊ में कर रहे हैं। इसमें सार्क के देश भी, वहां से भी डॉक्टर्स आएंगे ऑर्थोपेडिक, यूएस से भी आ रहे हैं, यूरोप के कई देशों से आ रहे हैं। लगभग 5,500 डॉक्टरों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है पूरी दुनिया में। इसमें से करीब 2,500 डॉक्टर भारत के बाहर के हैं और करीब 3,000 डॉक्टर भारत के हैं। और आपको मैं बताऊं, इनमें से 5,500 डॉक्टरों में से 5,000 डॉक्टरों ने क्या कहा है, उन 5,000 डॉक्टरों ने ये लिख के भेजा है कि ये सम्मेलन आप 3 दिन के बजाय 4 दिन का कर लीजिए, क्योंकि एक दिन हम लोग अयोध्या दर्शन करने जाना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए, और जो विदेशी डॉक्टर ने जो 2,500 जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें से तो लगभग सबने कहा कि हमको अयोध्या जाना है दर्शन करने भगवान। अब आप सोच लीजिए कि इससे कितना जो हमारा योगी जी का और मोदी जी का जो विजन है वो कहां पे भारत को ले जाए। मोदी जी का विजन है कि हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। योगी जी का विजन है कि हम $1 ट्रिलियन का बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रेलवे का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए किया गया, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पूंजीगत व्यय है। और 2013-14 में जो रेलवे का बजट था उससे 9 गुना बढ़ रहा है। और जो रेलवे के कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह ये फलाना ढमाका है, उसके लिए अलग बजट है। ये 2,40,000 तो केवल पूंजीगत व्यय है। रक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई। भारत कभी आक्रामक देश नहीं रहा, लेकिन आज विश्व में जिस तरीके से भारत की धमक है, आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे। और उसके लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अगर हमारा रक्षा तंत्र मजबूत नहीं रहेगा, आज आप लोग देख भी रहे होंगे जिस तरीके से वैश्विक माहौल में आदरणीय मोदी जी को एक नेता के रूप में लिया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-9 वर्षों में भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। एक और विपक्षी लोग, खासकर कांग्रेस, बड़ा कहते हैं कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। अब मनरेगा का बजट कम कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे जैसे तेलंगाना में विपक्ष की सरकार है, आंध्रा में, तमिलनाडु में ममता जी हैं। वहां पे जितने भी विपक्ष की सरकारें हैं, पिछले बजट में जो धन उनको मनरेगा में आवंटित हुआ था, उसका आधा भी वो लोग खर्च नहीं कर पाए। अब जब मान लीजिए बंगाल का बजट 10,000 करोड़ रुपया था, अब ममता दीदी ने 5,000 करोड़ खर्चा किया। अब इस बार का बजट जब आएगा, आप लोग जानते हैं कि सरकार जो देती है अपना हिस्सा, उसमें से वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है। आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका पैसा आधा कट जाएगा। जितने का आप देंगे उतने का ही बजट आपको जाएगा। अब जब इन सब लोगों ने उसको जो पैसा दिया भारत सरकार ने, वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाए, तो अगले बजट में सीधे जितना उपयोग किया था उतना पैसा उनको दे दिया जाएगा। इस तरीके से बजट का मनरेगा में कम हो गया, और खासकर कांग्रेस इस पर ज्यादा चिंता मचा रही है। और उन्हीं के शासित राज्यों में सबसे अधिक ये दिक्कत है। और इस पर चिल्ला रहे हैं कुछ वाले। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि ये बजट एक समावेशी बजट है, और
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, 75 वर्ष भारत को आजाद हुए हो गया और हम लोग अभी भी विकासशील देश है। मोदी जी का ये विजन है कि हम लोग जब 100 वर्ष मना रहे हो आजादी के अपने, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए पूरे विश्व में, और जो हमेशा विश्व गुरु भारत रहा है, विश्व गुरु बन के उभरे। हम सब लोग शाखाओं पे जाते हैं तो परम पूज्य ध्वज भगवा ध्वज के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम लोग एक लाइन है, परम वैभव ने तुम्हें तत्व राष्ट्र। हम सब लोग को मिलकर इस राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाना है। मेरा और कौन से राष्ट्र को, आप सबको मालूम है हमारी दोनों सदनों ने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों ने, और तब कांग्रेस की सरकार थी, एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो चाइना के पास स्काई चिन्ह है, वो भारत वापस लेगा। हम सब लोग इसी आह्वान के साथ कि भारत एक अखंड भारत, जो कल्पना हम लोग की है परम वैभव, वो परम वैभव हम लोग अखंड भारत के साथ जोड़ के देखें कि हमारा भारत अखंड हो, अखंड भारत, सनातनी भारत, परम वैभव के साथ भारत। इन्हीं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों को संबोधित करते हुए सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने भी केंद्र सरकार द्वारा इस बार प्रस्तुत किए गए आम बजट की भरपूर सराहना की। उन्होंने व्यापारियों के योगदान को भी सराहा। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा, मैं देख रहा व्यापारी बहुत निगाह भरी निगाह आपके सामने बैठी हुई है कि आपसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं हमारे व्यापारियों को, और हमारे सीतापुर के व्यापारी बहुत अच्छे हैं। सरल सहज भाव से कैसे सेवा की जा सकती है हमारे व्यापारियों से सीखा जाए। अब इसके जो गवाह बैठे हैं हमारे माननीय भार्गव जी हैं, रामकृष्ण भार्गव जी विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे शशांक जी हैं, माननीय ज्ञान तिवारी जी हैं, हमारे बड़े भाई पूर्व सदस्य विधान परिषद माननीय राकेश सिंह जी हैं, हमारी बहन नीरज जी हैं, तो सभी लोग, संजय भैया हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, रोहित जी, सभी लोग बैठे हैं हमारे कम व्यापारी लोग, हम भी व्यापारी हैं कहीं ना कहीं, और व्यापार को लगता है जैसे बता रहे भैया भी चाय बिजनेस लेके यहाँ तक पहुंचा। 16 व्यापार के बहुत अच्छा रहा और सब में सक्सेस मिली। व्यापारी होता क्या है तो उसको लगता है यार अभी बहुत कुछ हो रहा है, अभी ये हमारे लिए नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। जरा गौर करिएगा, राष्ट्र के लिए हमारे भामाशाह आज हमारे सभी व्यापारी बनने की कोशिश करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि राष्ट्र के लिए मैं काम आ सकूं। उस भाव से जो होना चाहिए वो सारे व्यापारी को दिखाई पड़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी, आपको लगता था कि नोटबंदी क्यों हुई, हमारा ये नुकसान हुआ, उनका ये नुकसान हुआ, ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। और उसका परिणाम 16 में हुआ था, लेकिन परिणाम अब उसका दिखाई पड़ रहा है 2022 में। आपने देखा होगा 2023 में, 22 में नजर आ गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया। ये हमारा हिंदुस्तान की पॉलिसी। तो हमारा जिसी का जो बजट हम लोग पेश करते हैं, या बजट हमारी सरकार पेश करती है, या कोई भी सरकार पेश करती है, अपनी खास करके भारतीय जनता पार्टी सरकार जो पेश करती है, तो बहुत ही ज्यादा उसका मंथन होता है। हजारों जो अर्थशास्त्री होते हैं बैठते हैं, फिर कहाँ किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाए उसकी बात करते हैं, फिर कहाँ से आ सकता उस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास घर में अगर 100 रुपए है और खर्चा हमारे पास 150 रुपए का है, या खर्चा 100 रुपए ही करना है, तो हमारे पास हम कहां से लाएंगे और आगे पैसे कैसे खर्चा चलेंगे। हाँ, कभी कभी हमको लगता है कि इस साल अमृत काल का महोत्सव का जो बजट पेश किया गया है, आज तक इससे अच्छा बजट कभी पेश ही नहीं किया गया, जहां पर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बड़ी छूट की गई, हर क्षेत्र में छूट की गई, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार सृजन के लिए हो, चाहे उद्योग के लिए हो, चाहे हमारा जो मीडियम मध्यम वर्ग पर उसके लिए हो, हर क्षेत्र में एक बड़ी रियायत दी गई है। और हकीकत में अभी आने वाला इतना पैसा जो जीएसटी है या बहुत सारे जो टैक्सेस लगे हुए हैं, इतना पैसा आने वाला, जिस तरह आज सिर्फ एक मंत्री हमारा बोलता है नितिन गडकरी जी, दिल खोल बोलते हैं आपका जितना मन उतना करो, पैसे की कोई कमी नहीं है। आने वाले साल 2 साल के बाद
पूरी भारत सरकार हर क्षेत्र में ऐसा बोलेगी कि जितना पर हो उतना उस क्षेत्र में आप उद्योग लगाएं और आपके टैक्स में, आपकी व्यवस्थाओं में, आपके सिस्टम में, आपके सिक्योरिटी में, सब जगह ऑप्शन में। माननीय हरीश जी बता रहे थे कि हमारा सिक्योरिटी, हमारा टैक्सेस में कैसे हो जाएगा। हकीकत में टैक्स में भी बहुत सारी छूटें दी जा रही है और बहुत सारी जगहों पर जहां पर आपको लगता है, माननीय जो हमारे आज मंत्री जी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी का काम है संकट मोचन, यहाँ पर भेजेंगे सीधा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आप लोग कभी भी किसी भी तरीके कोई भी तकलीफ, किसी भी वर्ग को, हम जनप्रतिनिधि हूँ, हमारी भी तकलीफ सुनेंगे, हमारे भी सुझाव आप आगे पटल पर रखेंगे और आपके भी सुझाव वहां पर रखे जाएंगे। इसलिए बड़े मन से, बड़े भाव से आपका स्वागत किया, जोरदार तालियों से। और दूसरा, बहुत बहुत भाव से अपने जो भी आपको लगता है विचारों को रखिएगा। अमृतकाल बजट संगोष्ठी में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने भी अपने विचार रखे। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश प्रदेश लगातार आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहा है। सेवता विधायक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। मेरा इतना ही कहना है कि दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मोदी जी का ये जो बजट, ये गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए और भारत पूरी तरीके से मजबूत हो, आत्मनिर्भर भारत बने, इसको लेकर के पूरी तरीके से समर्पित है। और जब कोई बजट आता है तो उसमें सब चीजों का रक्षा मंत्रालय से लेकर के या हर एक चीज को उस पर माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नजर रखी है। लेकिन हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इन 76 वर्षों में आज हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे देखिए योगी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो बजट दिया, उस बजट को लेकर के प्रत्येक जनपद में व्यापारियों के बीच में बैठ करके, लोगों के बीच में चर्चा करके, अगर कहीं कुछ और इससे अच्छा हो सकता है और व्यवस्थित हो सकता है, इसके लिए गोष्ठी के रूप में अपनी बात कहना और उसके साथ में अपनी आपकी बात सुनना, ये अगर कहीं आपको दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और योगी सरकार में आपको दिख रहा है। जनपद सीतापुर में भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो भी माननीय प्रभारी मंत्री जी से मिल करके व्यवस्थित करके, क्यों ना हम वहां भी, हमारा नैमिष के रहने वाले हैं, वहां भी हम अपनी व्यवस्था करके व्यवस्थित करने का काम करें। जब बाहर से आकर के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इस रूप में भी हमें काम करना है। मैं ज्यादा बजट पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलने तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें माननीय मंत्री जी को सुनना है और विशेषक वही है जो कि बजट जो लिखा पढ़ी में आया है, जिसको आपने भी सुना, हमने भी सुना है। जो कमियां हैं वो आप बता भी रहे हैं, कुछ लिख करके भी दे देंगे, क्योंकि हर आदमी तो नहीं। आदरणीय प्रेम जी ने अपने विषय रखा है, वीरेंद्रपुरी जी भी बैठे हैं, पूर्व महामंत्री भी रहे हैं और दरी के बड़े व्यवसायी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में हमारा सीतापुर दरी को लेकर के, हैलीज को लेकर के काफी हमको लगता है कितना हुआ है, कुछ सेमी दशकत भी हुआ है ना, काफी इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे करके भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न काम करने वाले व्यापारी गण बैठेंगे जनपद सीतापुर के। मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार का सदस्य होने के नाते आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं और इस आशा विश्वास के साथ जनपद सीतापुर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में नंबर 1 बने, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इस आशा विश्वास के साथ माननीय मंत्री जी का, सम्मानित मंच का और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित व्यापारियों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन वंदन और आप सबको प्रणाम और अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद प्रभारी मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला महामंत्री रोहित सिंह, व्यापारी तुषार साहनी, गोपाल टंडन, गोपाल अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, हरीश शाह, प्रेम अग्रवाल, वीरेंद्र पुरी, भगवती गुप्ता, कमल नयन आरिस, सरदार दलजीत सिंह, सुनील टंडन, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, आशीष शास्त्री, अनुराग रोशन सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।